हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर सुबह 8 बजे हम लोग एक रीजनिंग की क्लास करते हैं। आज भी रीजनिंग की एक नई क्लास, आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक का नाम है डाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आपको पता है कि दो प्रकार की रीजनिंग होती है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग सर दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं क्या, वर्बल, और एक होती है नॉन वर्बल। ये जो डाइस टॉपिक है, ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। आज पहला टॉपिक जिसका नाम है डाइस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सी चीजें, परंतु यदि आप इसको देखें तो एग्जाम्स के अंदर इस डाइस टॉपिक में से अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये कहूँ कि बहुत से भीड़ में से आपको अलग होने पर भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब आप इन प्रश्नों की सहायता से भीड़ से अलग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सी सिंपल सी चीजें, जैसा कि आप जानते हैं डाइस यानी कि पासा, हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि लूडो वगैरह के अंदर जो हम डाइस यूज करते हैं वो डाइस कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है। और आपने देखा होगा इसके अंदर एक तरफ यूं बिंदी बनी होती है इस टाइप से, फिर यहाँ पर इस टाइप से नीचे वाले फेस पे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये बनी है इस टाइप से, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से बना हुआ होता है। ये होता है हमारा वो पासा जो हम इस्तेमाल करते हैं, या जो हम जनरली मार्केट से लेकर के आते हैं, वो कुछ इस शेप का होता है। बट एग्जामिनर जब हमें सवाल देता है, एग्जामिनर जब भी हमें परीक्षा के अंदर सवाल पूछता है, कभी भी इस प्रकार के पासेस को इस प्रकार से बनाकर नहीं देता, ठीक। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले तो कि ये पासे के अंदर 6 सतह, या मैं ये बोलूं 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। आप जिस रूम में बैठे उसमें भी देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। दाएं बाएं वाले 2 हो गए, ऊपर नीचे वाले 2 हो गए, आगे पीछे वाले 2 हो गए। कुल 6 सतह होती है पासे के अंदर, ठीक। इस बात को तो आप समझ गए होंगे। तो आपको जो परीक्षा में मैं बात कर रहा था कि जब आपको ये परीक्षा में पूछता है तो कुछ इस प्रकार की शेप बना करके देता है। अब आप देख रहे हैं इस प्रकार की शेप का मतलब हुआ कि आपको मात्र 3 फलक दे रहा है। एक ये ऊपर वाला फलक, एक ये आपको नीचे वाला फलक, और दूसरा ये जो आपके इस साइड पर फलक है, इस साइड पर सतह। अब यहां से मैं कुछ चीजों को क्लियर करते हुए चलूं, देखना जरा। जैसा कि मैंने बताया कि पासा असल में तो इस शेप का होता है। अगर आप इसे बिल्कुल सिंपल सी चीज से देखें तो देखना जरा बेटा, ये जो ऊपर की सतह है ना, इसके आजू बाजू में, यानी कि ये और ये, जैसे कि आप अपनी छत को देखो, जो छत है वो 4 दीवारों से जुड़ी हुई है। आ रही है बात समझ? यानी कि एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होती है। कितनी सतह होती है? 4 पड़ोसी सतह होती है। अगर इस सतह के ऊपर किसी नंबर को लिखा जाए, जैसे कि आपकी डाइस के अंदर लिखा जाता है, तो अगर इस सतह के ऊपर किसी नंबर को अगर ऊपर लिखा जाए तो हम दीवारों पर भी नंबर लिख दें, तो जो दीवारों पर लिखे हुए नंबर होंगे वो इस सतह पर जो लिखे नंबर है उसके पड़ोसी हैं। यानी कि मतलब सिंपल सा कि एक सतह के विपरीत जो कि आपका फर्श है, जिस आप छत के नीचे बैठे हैं, उसकी जो नीचे का फर्श है वो आपकी छत की बिल्कुल सामने है, यानी कि इस ऊपर वाली सतह के बिल्कुल सामने। लेकिन ऊपर वाली सतह की 4 पड़ोसी निकटतम सतह है, निकटतम सतह। आ रही है बात समझ? तो किसी भी सतह की 4 निकटतम सतह होती है और एक उसके सामने सतह होती है, किसके अंदर? पासे के अंदर। तो आप बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यहां पर जो हमें एग्जामिनर यहां पर देता है, जैसे कि इस सवाल के अंदर देख रहे हैं, तो ये एक सतह ऊपर वाली सतह है, और ये आपके सामने वाली बोल सकते हो, ये दाएं बाएं वाली बोल सकते हो। लेकिन ये तीनों ही सतह एक दूसरे के ऊपर की सतह की ये 2 निकटतम सतह है।
कौन सी सतह है बेटा? निकटतम। आपको एक कोने से दिखा रहा है, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको एक कोने से दिख रहा है, एक डाइस एक कोने से दिख रहा है और वो कोना हुआ ये। तो आपको ऊपर की सतह दिख रही है, ये दाएं की, ये बाएं की, इस तरह से आपको एक कोने से दिख रहा है। 3 सतहें आपको विजिबल हैं, 3 सतहें आपको दिख रही। इस प्रकार का सवाल आपको पूछता है तो ये जो छत वाली जो है, इस प्रकार के अंदर छत के अड़ोस पड़ोस पे निकटतम पर यहां पर चारों तरफ सतहें होंगी, 2 जो कि दिख रही हैं, 2 इसके पीछे वाली जो हमें नहीं दिख रही। समझ गए बात? ठीक, तो ये आप समझ गए। अब एग्जामिनर सवाल यहां से डिफरेंट प्रकार के पूछता है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पासा कितने प्रकार का होता है। यदि मैं पासे पर नंबर लिखे जाने की बात करूं, कितने, जैसे कि हम खेलते हैं लूडो, तो आपको पता है एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5, एक तरफ 6, इस प्रकार से 6 की 6 सतह पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए तो इस प्रकार से पासा 2 प्रकार का निकल के आता है। यदि इसकी सतहों पे कुछ लिखा हुआ है तो देखना 2 कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक होता है मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा, या ये बोल सकते हो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये वो डाइस है जो हम खेलने के लिए मार्केट से लेकर के आते हैं, और ये वो डाइस जो साधारण पासा है। जो मानक नहीं होगा वह पासा साधारण पासा होगा। सबसे पहले मैं मानक पासे की डेफिनेशन बोल रहा हूं। वह पासा जिसके सतहों पर लिखे गए नंबर, आमने सामने के जो सतहों पर लिखे गए नंबर का यदि योग 7 हो तो ऐसे पासे को कौन सा कहा जाता है? पासा। ऐसे पासे को कहा जाता है क्या? कहा जाता है मानक पासा। यानी कि 1 के सामने वाली सतह पर लिखा होगा 6 और 6 के सामने वाली पर लिखा होगा 1, 2 के सामने वाली पर लिखा होगा 5 और 5 के सामने वाली सतह पर लिखा होगा 2। 3 की बात करूं तो 3 के सामने वाली सतह पर लिखा होगा कितना? 3 की सामने वाली सतह पर लिखा होगा 4 और 4 के सामने वाली सतह पर कितना लिखा होगा? 3। ये फिक्स है। और इसी पासे को क्या बोलते हैं हम? मानक पासा। ये बात तो सही है कि 1 2 3 इस प्रकार से लिखा हो, तो आपको, जैसे कि मैं यहां पर एक पासा बना करके दिखा रहा हूं, मान लो इस प्रकार से आपको एक पासा दिया। अब ये पासे के अंदर आपको यहां लिख दिया उसने 1, यहां 2, ये 3। आपको देखना हो कि ये पासा मानक पासा है कि नहीं, तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि यहां पर आपको पता है कि मानक पासा तो वो होगा जिसके आमने सामने की सतह पर नंबर का योग कितना होना चाहिए? 7। पर आपको क्या पता कि ये 1 के सामने वाली सतह पर क्या लिखा? तो आपको ये पहचानना जरूरी है। तो ध्यान देना, आप पहचानने के लिए एक बहुत सिंपल से रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो रूल क्या है? आप ये चेक करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये आपका पासा है और इस पासे के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर 1 या 2 और 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पास पास की सतह पर का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 3 का योग कितना होगा? 1 और 3 का योग होगा 4, 2 और 3 का योग कितना होगा? 5, 1 और 3 का 2 का योग कितना होगा? 3। तो आप अब कंफर्म हो जाइए, किन्हीं भी 2 सतहों का जो हमें दिख रही हैं उनका योग यहां 7 नहीं। इसका मतलब यह पासा मानक पासा होगा। और 1 के सामने वाली जो सतह है, 1 के सामने वाली जो सतह है उस पे लिखा होगा 6, 2 के सामने वाली सतह पर लिखा होगा 5 और 3 के सामने वाली सतह पर लिखा होगा 4। बिल्कुल क्लियर सी बात। ठीक, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बात सिंपल सी, यदि आपको कोई पासा दिया गया हो और आपको पहचानना हो कि वह पासा मानक है कि नहीं, तो आप यहां पर इस तरह से आपको एक पासा दिया जाएगा, दी गई जो आपको सतहें दिख रही हैं, आप यहां पर 1 2 3 दिख रहा है, आपने देखा सबको जोड़ करके, आपको दिखा कहीं पर भी योग 7 नहीं आया, इसका मतलब यह पासा कौन सा होगा? मानक पासा होगा। और इसकी आमने सामने की सतहों का योग 7 होगा। 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4।
तो ये हुआ मानक पासे का सवाल। यदि आपको एग्जामिनर कभी भी एक पासा देकर के पासा पूछे तो आप चेक कर लेना कि यह मानक पासा है कि नहीं। यदि वह मानक पासा होगा तो आजू बाजू की का योग जो है वो 7 नहीं होगा, और अगर 7 नहीं आए तो आप कंफर्म हो जाना कि यह मानक पासा है। तो 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4। परंतु सवाल जो है वो अगर साधारण पासे से पूछेगा तो आपको साधारण पासे को भी पहचानना पड़ेगा। तो साधारण पासे को पहचानने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए समझना, आपको पता होना चाहिए कि साधारण पासा वो पासा होगा जिसके आसपास की सतहों का नंबर का योग कितना आना चाहिए, नंबर आना चाहिए 7। कितना आना चाहिए बेटा, योग आना चाहिए 7। जैसे कि मान लो ये मैंने एक पासा बनाया एग्जाम्पल के तौर पर, और यहां पर मैंने दिया 2, 3, 4, तो आपको दिख रहा है कि 3 और 4 का योग कितना है सर, 3 और 4 का योग 7 है। इसका मतलब कि ये पासा कौन सा पासा है, साधारण। अब समझना कि साधारण पासा पहचानना होगा तो मैं यहां पर एक बहुत बढ़िया सी बात बता के चल रहा हूं। आपको जो 3 सतहें दिख रही होंगी, मैंने बोला कि आपको जो भी देगा पासे की जो भी आकृति देगा उस आकृति के अंदर आपको सिर्फ 3 सतहें दिखेंगी और 3 सतहों पर आपको नंबर दिखेंगे। तो देखना अगर कहीं पर भी 2 और 5 दिखे, 3 और 4 का जोड़ा दिखे, 1 और 6 का जोड़ा दिखे, तो आप पहचान लेंगे क्या कि वह पासा साधारण पासा होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं इसे एक बार एग्जाम्पल की मदद से आपको बताए चलता हूं। मान लो ये कोई पासा है और इस पासे पे उसने लिखा कितना सर, यहां पर लिखा 2, यहां लिखा 5, यहां लिख दिया 4। आपको दिख रहा है 2 और 5 का योग कितना है, 7। इसका मतलब ये साधारण, तो यहाँ 2 और 5 की जोड़ी है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और पासा मैं बना रहा हूँ, ऐसा कोई पासा दिया आपको, ठीक। तो यहाँ पर पासे पे क्या लिखा है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ 3 लिखा है। आपको दिख रहा है 6 और 1 की जोड़ी, 6 और 1 का योग 7, तो यह पासा भी साधारण पासा। तीसरा अगर मैं पासा यहाँ पर लेने की बात करूँ तो मान लो इस प्रकार से आपको डाइस दे रखा है, ठीक। और इस डाइस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 और 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है। 3 और 4 का योग कितना होता है, 7। इसका मतलब यह पासा भी साधारण पासा। साधारण सी बातें, सिंपल सी बातें एक बार फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा। देखना क्या, यदि आपको पासा चेक करना है कि पासा साधारण है कि नहीं, साधारण चेक करने के लिए आपको जो आकृति दे रखी है वहां 2 और 5 का जोड़ा, 3 और 4 का जोड़ा, 1 और 6 का जोड़ा दिखे, अथवा तो ये बोलो कि यहाँ पर 2 अंकों का योग 7 दिखे, तो आप बोलेंगे पासा साधारण होगा। यदि यहाँ पर न दिखे तो हो सकता है मानक पासा, लेकिन मानक पासे के आजू बाजू के जो होंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। और मैं यूं कहूं कि जो आपको 3 दिखेंगे वो क्या होंगे, साधारण सी बात है कि उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबरों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो आप मान लेंगे कि मानक पासा है। तो 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4, 100% होगा। तो ये थी सिंपल सी बातें जो कि हमने मानक पासा और साधारण पासे से सीखी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कुछ रूल्स, कुछ नियम, 3 नियमों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आपसे कभी भी लाइफ में सवाल गलत नहीं होगा यदि ये आपको 3 नियम पता है। पहला नियम मैं आपकी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, निकटतम का नियम। कौन सा नियम बेटा, निकटतम का नियम। निकटतम नियम क्या बोलता है कि पड़ोसी सतह के नंबर कभी भी आमने सामने नहीं हो सकते। आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पासा दिखाएगा तो 3 सतहें दिखाएगा। मैंने क्या बोला बेटा कि 3 सतहें दिखाएगा। अब 3 सतहें अगर आपको दिखाएगा, ठीक, तो आप मेरे को एक बात बताएं कि जो नंबर यहां होगा उसके पड़ोस में यहां पे और यहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों नंबर कभी भी आमने सामने नहीं आ सकते। एक बार और मैं बना करके दिखा देता हूं, देखना जरा क्या बोल रहा हूं।
मैं यहां पर सिंपल सी बात बोल रहा हूं। मान लीजिए यहां 4 लिखा, यहां 3 लिखा और यहां लिखा है 2। 4 और 3 को समझ गए होंगे आप देखते ही, योग 7 है, तो यह पासा एक साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण। तो यहां पर आप देखें कि 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 के सामने न तो कभी 3 आ सकता है और न ही कभी 2 आ सकता। एक बार फिर समझना, क्योंकि 4 के 3 और 2 पड़ोसी हैं और ये नियम ये बोलता है, निकटतम का नियम, कि पड़ोसी पड़ोसी कभी आमने सामने नहीं आ सकते। 4 के अड़ोस पड़ोस में 2 और 3 दिख रहा है, तो 4 का पड़ोसी 2 भी नहीं हो सकता और सामने 2 भी नहीं हो सकता और 4 के सामने 3 भी नहीं हो सकता, आमने सामने यानी विपरीत नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2 की बात करूं तो 2 के सामने कभी 3 नहीं आ सकता और 2 के सामने 4 नहीं आ सकता। इसी प्रकार से अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के सामने 4 नहीं आ सकता और 3 के सामने 2 भी नहीं आ सकता। ये है ये नियम। लेकिन इस नियम को लगाने के लिए आपको प्रश्न के अंदर एक ही पासे की 2 आकृति दे दी जाएंगी। देखना आपकी स्क्रीन पर, इस नियम को लगाने के लिए आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार का होगा। सवाल दे रखा है क्या? सवाल दे रखा है यहां पर कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा। अब ये एक ही पासे की 2 आकृतियां हैं, तो आप चेक कर लें। जैसे 4 और 3 का योग आपको दिख रहा है, 4 + 3 7 है, तो ये कौन सा हो गया? साधारण पासा। अब दूसरी आकृति भी इसी की है, तो वो तो साधारण होगा ही होगा, क्योंकि एक ही पासे की अलग अलग आकृतियां दे दी, तो आप एक आकृति से चेक कर सकते हैं कि ये साधारण है कि नहीं। ठीक, जब आप ये चेक कर गए कि यह एक साधारण पासा है, तो यहां पर बात समझना, आपको दिख गया कि 1 के सामने 5, 2 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4 तो नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण पासा। अब यहां पर आप देखें, आपको पूछ रखा है 4 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, कौन से 4 की विपरीत सतह पर। तो आप यहां पर देखें, अगर मैं 4 की यहां पे बात करूं तो 4 के सामने न तो 2 आ सकता है और न ही 3 आ सकता है। और अगर मैं इस आकृति से बात करूं तो 4 के सामने न 6 आ सकता है न 1 आ सकता है। तो आपको दिख गया कि न 2 3 आ सकते हैं, न ही 6 और 1 आ सकते हैं, तो बचा कौन? 5। इसका मतलब 4 के सामने कौन होगा? 5 होगा। इसे कभी कभार इस प्रकार से भी बोल देते हैं कि यदि दी गई आकृतियों के अंदर, यदि 2 आकृतियां दे दी जाए, कितनी आकृतियां? 2 आकृतियां किसी पासे की दे दी जाए और दोनों आकृतियों के अंदर कोई एक नंबर क्या हो? उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। क्या हो बेटा? एक नंबर उभयनिष्ठ हो। तो जो नंबर नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं यहां पर आपको 2 3 4 6 1 दिख रहा था। जो नंबर नहीं दिख रहा, वह नंबर उभयनिष्ठ नंबर के सामने होगा, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ गए? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ नंबर है उसकी जो साथ वाली सतह है वो नंबर तो आमने सामने हो ही नहीं सकते। मतलब 4 के सामने 2 नहीं हो सकता, 4 के सामने 3 नहीं हो सकता। इधर से देखूं तो 4 के सामने 6 नहीं हो सकता, 4 के सामने 1 नहीं हो सकता। तो सर 4 के सामने क्या होगा? जो नंबर नहीं दिख रहा, जो नंबर इनविजिबल है, जो नंबर नहीं दिख रहा, वो नंबर है 5। और 4 के सामने 110% क्या होने वाला है? 5 होने वाला। क्लियर है बात? यह नंबर, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर हर बार हमें सवाल जब पूछेगा तो क्या हर बार नंबर ही देगा? ऐसा जरूरी नहीं है। देखना आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आया है, इस सवाल के अंदर उसने नंबर नहीं लिखे। क्या लिखा है इस सवाल में? अंदर आपको ABC का पूछ रहा है, बोल रहा है कि B की सतह के विपरीत क्या आएगा। पहले मैं इस नियम जो लिख रखा है इसको सीधा सीधा लगा के बताता हूं। आप यहां पे नोट करें कि B इसमें भी है, ठीक है, और यहां पर आपको B की सतह पर पूछ रहा है। यहां पे गलती हो गई, ये क्वेश्चन जो है इसका नहीं है, पर मान लीजिए चलो हम पूछ लेते हैं। यहां पर B की जगह नहीं, यहां पर C आना था, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा गलत हो गया। तो यहां पर आपको C की विपरीत सतह पे पूछ रहा है, तो आप एक बात देखिए कि C यहां पर दोनों में कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल कॉमन है। ठीक, तो यहां पर अगर C कॉमन है तो C के पड़ोस में न तो A आएगा
न बी आएगा। और इस आकृति से देखूं तो सी के सामने न तो एफ आएगा न ई आएगा, तो सी के सामने आएगा क्या? तो सर सी के सामने आएगा डी। क्यों? क्योंकि डी दोनों में ही नहीं दिख रहा। मैंने क्या बोला था कि दो पासों के अंदर यदि एक अंक, एक चीज उभयनिष्ठ है, एक सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है, तो उसके विपरीत वो सतह आएगी जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं, जो दोनों के अंदर दिख ही नहीं रही, वह सतह इसके सामने आएगी। यहां पर आप देख रहे हैं, आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, लेकिन डी नहीं दिख रहा, तो डी इसके सामने आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं दूसरे नियम पे मूव कर रहा हूं। दूसरा नियम क्या है उसको भी सीख लें बेटा। दूसरा नियम है कॉमन का नियम। कॉमन का नियम क्या बोलता है? कॉमन का नियम बोलता है कि सर यदि दिए गए पासे की आकृति में दो सतह कॉमन हो, कितनी सतह कॉमन? दो सतह, तो जो कॉमन नहीं है वह सतह आमने सामने होगी। अगर दो कॉमन आ जाए, दो उभयनिष्ठ आ जाए, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ऐसा बोल दे कि यहां पर है 2, यहां है 3, यहां है 4, ठीक, यहां है 2, यहां है 3 और यहां है 5। आपको पूछे कि सर 4 के सामने क्या आएगा, तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही आकृतियों के अंदर 2 और 3 का जो जोड़ा है ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन। तो इसके अलावा जो बच गया वो 4 और 5 क्या होने वाले? आमने सामने होने वाले। 4 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताए चलता हूं। जैसे कि ये सवाल आपको दे रखा है, सवाल के अंदर बोल रहा है क्या, यहाँ पे आप देखना 5 के विपरीत सतह क्या होगी। तो आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ 5 के अलावा 3 और जो 4 है वो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। इसका मतलब 5 के सामने क्या होगा? 6। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। एक और एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार नंबर लिख के दे, कभी कभार कुछ अलग साइन बना करके दे देता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सवाल। अब आपको यहाँ पर पूछा जाए कि बराबर के सामने क्या आएगा, तो आप देखना यहाँ डॉलर और परसेंटेज दिख रहे हैं और यहाँ भी डॉलर और परसेंटेज दिख रहे हैं, ये दोनों ही कॉमन है। और ये नियम क्या बोलता है? यदि दो सतहें कॉमन हो तो जो सतहें कॉमन नहीं है वो क्या होने वाली है? आमने सामने। तो आप बोलेंगे बराबर के सामने क्या आने वाला है? सर बराबर के सामने आएगा प्लस। प्लस और बराबर का निशान आमने सामने होंगे। समझ गए? पहला नियम था निकटतम का नियम, यानी कि कोई भी अक्षर के जो पड़ोस में लिखी गई है, जो 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं उनमें से कोई भी एक अक्षर जो पड़ोसी है उनके सामने नहीं आएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको सवाल कैसा देगा? दो पासों के अंदर एक कॉमन अंक देगा और उसी कॉमन अंक के सामने का कुछ पूछेगा। तो आप याद रखेंगे कि जो उन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, जो कॉमन नहीं दिख रहा, वो जो उभयनिष्ठ नहीं, सॉरी, जो आपको नहीं दिख रहा वो कॉमन के सामने आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फिर से देखना, यहां पर ऐसा दे दिया 3, 4, 5, ठीक है, और यहां दे दिया क्या? 4, 3, सॉरी 4, 3 नहीं, 4, 2, 6। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 4 कॉमन है, तो अगर 4 के सामने पूछे तो आपको एक अंक नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? 1, तो 4 के सामने 1 हो जाएगा। और ये कॉमन नियम ये है कि दो कॉमन हो तो वो दोनों सामने सामने नहीं होंगे, उस दोनों को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और बराबर का निशान आमने सामने होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन कट जाए। तो ये दूसरा नियम। तीसरा नियम वो नियम जो कि थंब का रूल है, जो कि ये समझ लो कि आपको अगर कभी भी कोई भी पासे का सवाल आपसे बिगड़ गया हो और वो सवाल में आपसे नहीं हल हो रहा, तो उस तीसरे जो नियम है उसे आप लगा देना, वो नियम आपको 100% सही जवाब देगा। और ये नियम है घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम क्या बोलता है? दिए गए पासे की दो आकृतियों में यदि एक सतह कॉमन है, क्या है? एक सतह कॉमन है, तो उस सतह से घड़ी की दिशा में उन्हें लिखने पर वह आमने सामने होंगी। देखना जरा, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताए चलता हूं। जैसे आपको पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, अब आप ये देखिए कि इन दोनों पासों के अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 4। क्या दिख रहा है? 4।
तो आप 4 से घड़ी की दिशा में चलिए, तो 4 से मैं पहले पासे में घड़ी की दिशा में जाऊं तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और यहां से 4 की घड़ी की दिशा में चलूं दूसरे पासे में तो 4 आएगा, फिर 1 आएगा, 6 आएगा, तो 3 के सामने 1 हो जाएगा, 2 के सामने 6 हो जाएगा, और 4 जो बचा उसके सामने क्या हो जाएगा, 5। तो यह वह नियम है जो पूरे पासे के बारे में हमें अच्छे से जानकारी दे देता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने पहला नियम जो बताया था उसके अंदर आपने बोला था कि कोई अंक कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा वो कॉमन के सामने होगा, पर बच्चों यहां पर सवाल देखना, आपको 2 के विपरीत सतह पूछ रहा है। यहां पर 4 के विपरीत पूछता तो नियम चल जाता, 4 के सामने तो 5 होगा, क्योंकि जो नहीं दिख रहा वो 4 कॉमन के सामने होने वाला है, उभयनिष्ठ के सामने होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें 2 के बारे में पूछा है, तो एक अंक कॉमन है, कौन सा है, 4, तो 4 से घड़ी की दिशा में इधर, घड़ी की दिशा में इधर, इधर घड़ी की दिशा में चले तो 3 1 आया, इधर चले 3 और 2 आया, और इधर चले तो क्या आया, 1 और 6 आया। इसका मतलब 3 के सामने 1 होगा, 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने 6 होगा। एक और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको सिखाए चलता हूं, फिर आप इस क्लास को हम करेंगे फिनिश। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार हमें नंबर ही बना करके दे, देखना जरा यहां पर आपको क्या बोल रहा है, बी की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, तो जरा गौर फरमाना, यहां पर आपको बी के बारे में बताना है, लेकिन यहां पे कॉमन क्या है, सी। अगर वो सी के सामने पूछता तो हम आसानी से सवाल का जवाब दे देते कि सर यहां पर ई नहीं दिख रहा, तो सी के सामने क्या आएगा, ई, चूंकि कॉमन के सामने तो वो आएगा जो उभयनिष्ठ यहां पर जो हमें दिख ही नहीं रहा। चूंकि सवाल यहां पे बी का है, तो बी के लिए देखने के लिए सी से घड़ी की दिशा में चलेंगे, और यहां से भी सी के घड़ी की दिशा में, यहां पर पहले वाले में सी से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पहले आएगा बी और फिर आएगा एफ, और दूसरे वाले में जब आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पहले आएगा ए और फिर आएगा डी। तो आपको सवाल बी का है, तो अब बी के सामने क्या आएगा, बी के सामने आएगा ए। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा नियम था, यहां पर गलती से यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर होना चाहिए 3। ये तीसरा नियम है घूर्णन का नियम। तो इस प्रकार से आप इन तीनों नियम को लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपने सेशन के अंदर इन तीनों नियमों को अच्छे से समझा होगा। पहले मैंने बताया आपको कि मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा वह पासा जिसके अड़ोस जो 3 अंक हमें दिख रहे हैं, उनका यदि किसी का भी योग 7 ना आए तो ये समझ लेना यह मानक पासा है। 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 होगा। और यदि यहाँ पर पास के अंकों का योग यहाँ पर 7 मिल जाए, इसका मतलब साधारण होगा, और साधारण जो होगा उसके आमने सामने के अंकों का योग 7 होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपके पास 3 नियम है। 3 नियम के अंदर सबसे पहले निकटतम का नियम। निकटतम का यह नियम बोलता है कि यदि कोई अंक 3 दिख रहे हैं, उसमें कोई भी एक अंक जो बाकी के 2 अंक दिख रहे हैं उनके सामने नहीं हो सकता। यदि 2 आकृतियां आपको दी गई हैं तो उन 2 आकृतियों के अंदर यदि एक अंक आपको या एक सतह कॉमन दी गई है, तो वह सतह से ही अगर आपको सामने की सतह पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें जो सतह नहीं दिख रही वह सतह आपके इस उभयनिष्ठ सतह के सामने होगी। दूसरा नियम आपने क्या सीखा? दूसरा नियम जो मैंने बताया आपको वो बताया, कौन सा नियम जरा बेटा देखना। दूसरा नियम आपने देखा था कि जिसके अंदर आपने ये सिंपल सी चीज देखी थी। क्या देखी थी बेटा? कॉमन नियम। कॉमन नियम के अंदर अगर आपको 2 सतह कॉमन दिखे तो जो सतह कॉमन नहीं है, जो सतह कॉमन नहीं है, ठीक है, वह दोनों आमने सामने होंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर कॉमन वाले कॉमन कट जाएंगे। तो यहां पर जैसे कि 3 और 4 कॉमन है, 3 4 कट जाएगा, 6 5 के 5 6 आमने सामने होंगे। इसी प्रकार से यहाँ डॉलर और प्रतिशत कट जाएंगे, प्लस और बराबर का निशान आमने सामने होंगे। और इसी प्रकार से फिर हमने तीसरा नियम देखा, और तीसरा नियम क्या था आप जानते हैं? तीसरा नियम था घूर्णन का नियम। घूर्णन के नियम के हिसाब से यदि आपको एक दोनों के अंदर उभयनिष्ठ दिखे, जो भी एक सतह उभयनिष्ठ दिख रही है उसी सतह से आप घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 उभयनिष्ठ है, 4 से घड़ी की दिशा में 3 और 2 आया, यहाँ पर घड़ी की दिशा में 1 और 6 आया, 3 के सामने 1, 2 के सामने 6, और जो उभयनिष्ठ है उसके सामने तो वह दिश आराम से होगी जो दिख ही नहीं रही। 4 के सामने 5 होगा, 3 के सामने 1 होगा, 2 के सामने 6 होगा। नीचे वाले में देखें तो आप देखना सी कॉमन है, सी के उभयनिष्ठ है, सी से घड़ी की दिशा में जाएंगे, यहाँ बी और एफ आएगा,
यहाँ पर C से घड़ी की दिशा में A और D आएगा, D के सामने A, F के सामने D और C के सामने वो जो नहीं दिख रहा यानी कि C के सामने E होगा। इस प्रकार से आप इन तीनों नियमों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगले सेशन के अंदर हम कुछ और पासे से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे और इन 3 नियमों को बार बार दोहराएं, बार बार प्रश्नों पर लगाकर देखें। आपका कोई भी सवाल इन 3 नियमों से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आप घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।